देखो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन है पहले विकल्पीय। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी परमेय संख्या के स्वतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। विकल्प दिया है 1, 2, 3 और अपरिभाषित। परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या होती है हमारी जिसे हम लिख सकते हैं P/Q। अच्छा स्वतुल्य क्या होती है? स्वतुल्य होती है कि काटने के बाद जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फिर से यही आ जाए। जैसे अगर मैंने दिया है 2/3, ठीक है, और इधर लिखा है 4/6, तो इसे काटेंगे हम 2 से और ये भी काटेंगे 2 से, तो लास्ट में ये भी 2/3 ही आ गई ना, तो ये इसके स्वतुल्य हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अगर मैंने लिया है 3/5, इसके स्वतुल्य क्या ले सकता हूं मैं? 2 से गुणा कर रहा हूं मैं, 6/10, 3 से कर रहा हूं 9/15, 4 से कर रहा हूं मैं तो 12/20। इनमें किसी को भी हम काटेंगे लास्ट में यही आ जाएगा। ऐसे ही मैंने देखो यहाँ 2 से की थी, ये आया, 3 से करेंगे अगला आएगा, 4 से करेंगे तो अगला। ऐसे हम कितनी भी संख्याओं से गुणा करते जाए, कोई गिनती है हमारी? नहीं है। तो जब कोई गिनती नहीं तो संख्या कितनी होगी? अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका सही विकल्प क्या है? अपरिभाषित, क्योंकि इसकी परिभाषा दी ही नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो होगा डी। क्या होगा? अपरिभाषित। देखो अगला क्वेश्चन है, एक शून्यत्व परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। विकल्प दिया है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, एक 4 विकल्प दिए हैं। अब समझो, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इनके बीच कोई भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यानी कोई भी ऑपरेशन हम करें, सभी संक्रियाएं हिंदी में कहा जाता है, यानी कोई भी क्रिया करें हम, चाहे जोड़ की करें, घटाव की करें, गुणा की करें या बाकी, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशंस। तो कोई भी ऑपरेशन हम करें, साइन में ऑपरेशन का क्या लगा दे रहा हूं? ये, यानी यहां पर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर एक संख्या परमेय है और दूसरी क्या है? अपरमेय, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो सदैव क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स ऑपरेशन विद इरेशनल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर परिमेय ऑपरेशन कोई भी हम कर रहे हैं परिमेय के साथ में, तो जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वो सदैव क्या मिलेगा? परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इस चीज का प्रयोग वहां पर हमारा किया जा सकता है जहां पर हमें दिखाना होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, ये वाला रूल। ठीक है, अच्छा अब एक और कंडीशन बन सकती है, ये तो हो गई परमेय अपरमेय के साथ, एक हो गई परमेय परमेय के साथ, ये भी तो कंडीशन आ सकती है, अपरमेय ऑपरेशन किसके साथ किया जा रहा है? अपरमेय के साथ। ठीक है, अब इसका रिजल्ट जो आता है ये देखो कंफ्यूज करता है, ये परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है। तो अगर विकल्प कभी ये वाला दिया जा रहा है तो हम सदैव इसी पर लगाएंगे, ये वाला दिया जा रहा है तो उसमें जहां पर ऐसा दिया हो वो वाला सही होगा, ना तो खाली परमेय सही होगा ना तो खाली अपरमेय। जैसे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, ये है परमेय संख्या। परमेय संख्या देखो 4 को भी परमेय संख्या मान सकते हैं, 4 को क्या मान सकते हैं? परमेय संख्या। इसके साथ में एक अपरमेय संख्या ले ले रहा हूं √3। अब तुम कुछ भी करो, इसे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, जो रिजल्ट मिलेगा वो सदैव क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या ही मिलेगा। ये सारे रिजल्ट मिल रहे हैं और ये सारी क्या है? अपरमेय संख्या ही है।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं परमेय के साथ परमेय ले रहा हूं तो 6, एक परमेय संख्या दूसरी, चलो मैं 2 ले रहा हूं। अब इसके साथ तुम कुछ भी करो, जोड़ कर दो 8 आ गया, घटा दो तो 4 आ गया, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो ये मेरा कितना आ गया। ये सारी की सारी परमेय, यानी परमेय के साथ में जब दूसरी परमेय होगी तो कुछ भी कर दे, कोई भी ऑपरेशन लगा दे, हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, परमेय संख्या ही मिलेगी। अच्छा, अपरमेय के साथ जब परमेय आएगी, एक अपरमेय और एक परमेय, पहली अपरमेय या पहली परमेय, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर एक संख्या परमेय और एक अपरमेय तो सदैव हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरमेय का मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल है एक इरेशनल है तो रिजल्ट जो मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। दोनों रेशनल नंबर से तो रिजल्ट सदैव क्या मिलेगा, इरेशनल। अच्छा, दोनों इरेशनल यानी अपरमेय है तब रिजल्ट क्या मिलेगा, ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये भी मिल सकता है और ये कैसे मिलेगा, ये देखो मैं अभी एग्जांपल से दे रहा हूं। मैंने एक लिया है 3 प्लस √3, ये देखो एक अपरमेय संख्या है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये रिजल्ट जो में मिलेगा वो 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6। भाई देख लो, चेक कर लेना, ये रिजल्ट जो इसका आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो ये क्या मिल गया मुझे, परमेय संख्या, दोनों अपरमेय थी, रिजल्ट आया परमेय। अच्छा, मैं इसकी मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहा हूं, 3 3 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 में से 3 जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 6। ये भी देखो परमेय आ गया, तो कहना नहीं दोनों परमेय होती, परमेय नहीं, ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, अब मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं कि दोनों अपरमेय है और अपरमेय ही रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैंने ये संख्या ली, ये क्या है, अपरमेय है, मल्टीप्लाई मैंने किया, ये भी अपरमेय है, इसका जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अपरमेय ही मिल रहा है। तो देखो परमेय के साथ में परमेय आ रही है, परमेय अपरमेय के साथ सदैव अपरमेय आ रही है, और दोनों अपरमेय है तो कभी परमेय आ रही है और कभी अपरमेय आ रही है। ठीक है, तो ये मेरा सही रिजल्ट होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका सही विकल्प जो होगा वो मेरा होगा बी, अपरमेय संख्या। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में अपरमेय संख्या होगी। एक देखो विकल्प दिया है √25, √81, 5/3 और 5 प्लस √2। अच्छा, अपरमेय संख्या होती क्या, सबसे पहले तो मेरा यही पॉइंट आ जाता है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जब तक हम कैसे बताएंगे इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, यानी कौन सा परमेय है और कौन सा अपरमेय। भाई परमेय की तो मैंने पहचान बता दी, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, वो परमेय होती है। अपरमेय संख्या क्या होती है, इसका उल्टा कर दे, जिसे हम ना लिख सके। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा हम लिख सकेंगे या नहीं, तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो वो संख्या अंडर रूट में है जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकल रहा है, जैसे आप 1 को छोड़कर आ जाओ 4, इसे छोड़ दो 9 आ जाओ, इसे छोड़कर 16, 16 के बाद 25, इनके बीच की जितनी संख्या है देखो 1 से 4 के बीच, 4 से 9 के, 9 से 16 के, 16 से 25 और 25 से 36, ऐसे आगे चलते हैं। यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर इनके बीच में जितनी संख्याएं हैं इनका वर्गमूल सदैव अपरमेय ही होता है, कोई संख्या हो और पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो सदैव क्या होगा, अपरमेय होगा, कभी भी परमेय नहीं होगा। पहला नियम। अच्छा, दूसरा नियम क्या होता है कि वो संख्या दशमलव में दी जाएगी अगर, तब उसमें क्या पहचान होगी, दशमलव में होगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। अब कभी नहीं खत्म होने वाली ये भी संख्याएं हैं, देखो ये चलती जा रही है, ये परमेय होती है, क्योंकि इन्हें हमें सिखाया गया है 9th क्लास में कि x मानकर जो हम सॉल्व करेंगे तो इसे P/Q में बदल देंगे। ठीक है, अच्छा कुछ संख्याएं ऐसी होती है हमारी 0.01, 0001, ये खत्म नहीं हो रही है, चेंज होती जा रही है लगातार। यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 आ गए, यहाँ 3 आ गए, यानी ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। या अगला सवाल में ले रहा हूँ 0.01, 0.002, 0.003, आगे बढ़ता जा रहा है, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। तो वो संख्या है जो रिपीट भी नहीं हो रही है और खत्म भी नहीं हो रही है, वो अपरमेय होती है। रिपीट होना शुरू हो जाए, खत्म हो या ना हो, तो वो परमेय होती है।
ठीक है। तो अपर में संख्या केवल दो तरीके की होती है, या तो वो अंडर रूट में होंगी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, या वो इस तरीके से होंगी कि कभी खत्म नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही है। तो देखो इसमें ये तो 25 पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है 5, 81 पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है 9। अच्छा 5/3 है तो पी अपॉन क्यू में लिखा ही लिखा है और दोनों पूर्णांक है भाई, दोनों के दोनों पूर्णांक है। तो ये तो परमेय संख्या की परिभाषा को ही परिभाषित कर रहा है। ये 5 एक परमेय संख्या होगी कि 5 एक को लिख सकते हैं 5/1। अंडर रूट 2, ये सवाल तुम्हारी किताब में भी दिया गया, सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है। और दूसरा अभी मैंने बताया था नियम कि वह संख्या जिनका पूर्ण वर्ग ना निकले, देखो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। और अभी एक सवाल मेरा आया था, परमेय और अपरमेय संख्याओं की कोई भी संक्रिया हम करें, कोई भी ऑपरेशन करें, परमेय और अपरमेय कुछ भी करें, संख्या का रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो सदैव अपरमेय मिलेगा। तो इसमें केवल एक ही रिजल्ट ऐसा है जो अपरमेय है, ये अपरमेय है, बाकी ये तीनों क्या है, परमेय। तो सही आंसर क्या है, अपरमेय पूछा है तो मेरा सही आंसर ये वाला रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी संख्या एक परमेय संख्या ये बताना है मुझे। तो देखो एक संख्या ये दी हुई है मेरी √3 और बट्टे में दिया √5, √2 √7, ये दिया √5 और √7, अगले ब्रैकेट में दिया है √5 और माइनस का √7, और अगला विकल्प दिया है √12। अच्छा एक चीज देखो बहुत ध्यान से, ये दोनों अपरमेय है और मैंने कहा था दोनों अपरमेय हो तो परमेय भी मिल सकता है और अपरमेय भी। तो अब हमें ये दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, यहाँ परमेय मिल रहा है या अपरमेय। तो देखो हम √3 और √5 को जब भाग कर रहे हैं तो देखो ये दोनों के ऊपर मैं लगा दे रहा हूं, ये आएगा 3/5 और इसका फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ये। और 0.6 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दशमलव में पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी, अगर दशमलव में दी है तो दशमलव के बाद अगर ये होगा, मान लो अगर ये भी दिया है ये, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। दशमलव के बाद अगर पूर्ण वर्ग होगा तो इस तरीके का होगा, 2 अक्षरों में होगा। 4 पूर्ण वर्ग नहीं है, 0.04 पूर्ण वर्ग होगा। और बन दिया है अगर दिया गया 0.1 और इसका वर्गमूल निकालो तो ये नहीं निकल सकता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बन तो वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग भी होता है नहीं, 0.1 पूर्ण वर्ग नहीं होता, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद यानी हमारा डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, युग्म जोड़े बनना, पेयर बनना कंपलसरी है, उसके बाद क्या डिजिट का। और यहाँ अगर पेयर बनाएंगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, ये कंपलसरी है कि पेयर बना होना चाहिए, वर्गमूल जब ही निकलेगा। और अगर पेयर बनाएंगे तो बाद में देखो 0 बढ़ाएंगे, पहले तो हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं, अब बाद में बढ़ा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 10। तो ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये 0.6 ये तो पूर्ण वर्ग वैसे ही नहीं है, अगर 60 करेंगे तब भी नहीं है और 600 करेंगे तब भी नहीं, तो किसी भी कंडीशन पे पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये संख्या मेरी परमेय नहीं है। ये आएगा 14 और 14 मेरा देखो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरमेय हो गई। और ये पूछ रहे हैं परमेय, तो ना तो ये आई ना तो ये आई। अगला क्या पूछा इन्होंने, ये, तो इसका देखो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम कर रहे हैं इसका, तो 12 मुझे पता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अच्छा मैं एक चीज और समझा रहा हूं, कई बार विकल्प में ऐसा होता है कि मुझे सही आंसर नहीं पता होता है, बट 3 विकल्प जो दिए वो पक्का पता लग गया कि ये नहीं है, तो चौथा बच्चा हुआ यही तो होगा, इसे चेक करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही लगा सकते हैं अगर हल ना कर पाए, XYZ पेपर में हल ना कर पाए तो ये मैंने 3 चेक कर लिए, 1 चेक कर लिया, 2 और 3, तीनों नहीं निकले, तो बचा वो तो जरूर निकलेगा। 4 में से 1 तो सही था और 3 गलत आ गए, हमने चेक कर लिया, चौथा पक्का सही। ये ट्रिक हम कब लगा सकते हैं, जब हमें सही आंसर नहीं आता और 3 मुझे पता लग गया कि गलत है, सही नहीं चेक करना आ रहा, गलत चेक करना आ गया, मैंने चेक कर लिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखो अब हम हल कर रहे हैं फिलहाल, उस कंडीशन में जब नहीं पता तो तुक्का लगाने ही लगाना था, अब हल करना सिखा रहे हैं। यहां पर फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरा, a + b और a - b बराबर किसके होता है, a² - b²। देखो √5 का स्क्वायर जो आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 5। अच्छा बीच में देखो माइनस आया, फार्मूले के हिसाब से ही माइनस आ रहा है ना। अब
इसका वर्ग जब हम करेंगे तो देखो फिर 49 वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 7। और ये मेरी परमेय संख्या आ गई, माइनस की आई मत परमेय संख्या है, ठीक है, ये पूर्णांक है तो परमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसका विकल्प सही कौन सा है, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है परमेय संख्या होगी, और नीचे 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है √2, √3 और √9। अच्छा, परमेय पूछा है तो पूर्ण वर्ग संख्या केवल एक ही दिख रही है, ये, बाकी किसी का वर्गमूल निकल नहीं रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, सी। अभी बताया था कि परमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जाए और जो ना हो वो अपरमेय, तो ये तीनों अपरमेय है और केवल एक ही परमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। अभी देखो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर। देखो कोई भी ऑपरेशन हो, अंतर आ जाए, जोड़ आ जाए, गुणा आ जाए या भाग आ जाए, आया तो परमेय और एक अपरमेय है, और एक परमेय एक अपरमेय अभी आपको बताया था सदैव अपरमेय ही मिलता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प देखो पहला वाला है, एक सदैव अपरमेय, दूसरा दिया है सदैव परमेय, तीसरा परमेय और अपरमेय संख्या दोनों, और चौथा दिया है शून्य। तो सही विकल्प पहला वाला क्या आएगा, सदैव अपरमेय संख्या, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, वन 4 8 और 1 8 5, इसका सरलतर रूप क्या होगा। विकल्प दिया है 4/5, 5/7, 5/4, 7/5। तो देखो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये तो नहीं हो सकता कि 4 से कभी भी ये मेरा कटेगा नहीं, अगर मैं ऐसा चेक करना चाहूं तो ऐसे भी चेक कर सकता हूं, और 5 से मेरा ये नहीं कटेगा। अच्छा, ये वाला भी नहीं हो सकता है कि 5 से मेरा ये नहीं कट रहा है। मैं देखो पहले एक विकल्प से चेक करना सिखा रहा हूं आंसर, इससे मैंने चेक किया 5 से, देखो ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा भाई, 148 का 5 कभी गुणनखंड होगा नहीं, तो ये वाला विकल्प तो कभी आएगा ही नहीं, नीचे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं बची है, ठीक है। अच्छा सेकंड, ये भी 5 आ गया और 4, ना तो देखो 4 से कट रहा है ना 5 से, तो ये चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब मेरे केवल 2 बचे हैं चेक करने, ये और ये। अच्छा 4 से देखो ये चेक करके क्या कट रहा है, तो 4 से ये काट रहे हैं, 4 तो 12, 4 7 28, ये बिल्कुल 4 से कट रहा है, तो ये हो सकता है। आप 7 से और चेक कर लो पहले, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो देखो 7 से ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो जब 7 से कट नहीं रहा है तो ये इसका गुणनखंड कैसे हो सकता है, 7 इसका गुणनखंड होगा नहीं, तो ये इसकी कभी शॉर्ट फॉर्म बनेगी नहीं। तो देखो विकल्पों से मैंने ऐसा चेक करके दिखा दिया कि ये तीनों गलत है, तो सही क्या होगा, ये होगा। अब मैं निकालना सिखा रहा हूं, भाई हमें निकालना भी आना चाहिए, कई बार हो सकता है क्वेश्चन ये विकल्प में ना देखकर क्वेश्चन पूछ ले, भाई पेपर में ये भी तो आ सकता है सरलतम रूप निकालिए। क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तो 148 का फैक्टर अब हम अलग करेंगे, तो ये कितने से कट जाएगा, 2 से, 2 7 जा 2 4 जा, अब 2 से फिर काटो, कितना आएगा, 2 3 जा 2 7 जा, तो इसका जो फैक्टर आया है वो आया है 2 × 2 × 37। नीचे देखो कितना दिया है, 185, इसका करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, कितना बचा 3, 5 7 जा 35, तो ये आएगा 5 × 37। देखो ये कट पा रहा है मेरा, अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया मेरा, यहाँ केवल 4 बचा, यहाँ क्या बचा 5, तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा 4/5 सही विकल्प ये आ गया। तो दोनों ट्रिक से मैंने चेक करना सिखा दिया, विकल्प से भी हम चेक कर सकते हैं और लाकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है मेरा, संख्या n² - 1
8 से विभाज्य है यदि n 1 है। अब नीचे देखो विकल्प क्या क्या दिया है, एक तो दिया है पूर्णांक, दूसरा दिया है प्राकृत संख्या, तीसरा दिया है विषम संख्या और चौथा दिया है सम संख्या। अच्छा, कहा क्या इन्होंने, n² - 1 जो है वो 8 से भाज्य है। तो पहले देखो मैं विकल्प से आंसर चेक करना सिखा रहा हूं, फिर सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। हम सबसे पहले प्राकृत संख्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्राकृत। तो प्राकृत संख्या क्या क्या होती है? 1 2 3 4। ये हम इसलिए ले रहे हैं कि देखो ये प्राकृत में भी आती है, ये पूर्णांक में भी आती है, और इसमें जब हम नियम लगाएंगे तो सम और विषम ये भी आ जाएंगे। इसी के अंदर से मैं चेक कर ले रहा हूं। जैसे ही मैं देखो 1 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? 1, तो यहां 1 का स्क्वायर माइनस का 1, जो आंसर मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा? 1 - 1 क्या आएगा? 0। क्या 0 को 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं? तो 0 को सभी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है। 0 से किसी को डिवाइड नहीं किया जाता है, 0 को किसी से भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, यानी ये अपरिभाषित होता है। 0 से हम कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। 0 को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी और x से भी। सबका आंसर एक ही आएगा, वो क्या आएगा? 0, ठीक है। तो देखो, अच्छा दूसरा मैं अब क्या ले रहा हूं, मैंने 1 के बाद लिया है 2। पहले n का मान मैंने लिया है 1, अब n का मान का ले रहा हूं 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 - 1, और वैल्यू मेरी जो मिल रही है वो मिल रही है 3। ये 8 से डिवाइड नहीं है, तो पहला नियम तो देखो मेरा कैंसिल हो जा रहा है। अगर ये प्राकृत संख्या है तो हर बार डिवाइड नहीं होगा, कभी हो सकता कभी नहीं भी हो सकता, यानी ये नियम तो नहीं लग रहा है। अब मैं इसी से देखो पहले सम और विषम चेक कर रहा हूं, उसके बाद मैं चेक क्या करूंगा? पूर्णांक, फिर चेक करूंगा पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक भी नहीं लगे, सिंपल सी चीजें क्यों नहीं लगे? पूर्णांक होते क्या? देखो यही संख्या मेरी माइनस में आ जाए, भाई यही संख्या तो माइनस में आ जाएंगी, बीच में केवल एक 0 होगा। देखो पूर्णांक जो होता है, नंबर लाइन सुना है आप लोगों ने? 0 1 2 3, 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, ये सारे नंबर्स पूर्णांक में आते हैं। ये प्राकृतिक संख्या होती है, यहां से पूर्ण संख्या होती है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ठीक है। टोटल नंबर्स ले जाएंगे तो क्या हो जाता है? इंटीजर्स, यही तो होता है। अच्छा पूर्णांक क्यों नहीं होगा? मैं रीजन दे रहा हूं। जब प्लस की संख्याएं लेने पर देखो 2 पर आंसर नहीं आया तो -2 पर भी तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, भाई -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो ये विकल्प भी मेरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब केवल 2 विकल्पों पर ध्यान देना है, एक तो इस पर देना है, एक तो इस पर। तो मुझे लगता है नहीं अब आगे चेक करने की कोई जरूरत बची है, यहीं से मेरा आंसर आता दिख रहा है। क्या आता दिख रहा है? 2 एक सम संख्या है और सम संख्या पर मेरा आंसर नहीं आया, 8 से डिवाइड नहीं हुआ, तो सम संख्या भी कैंसिल हो गई। तो बची संख्या क्या? विषम। तो यही सही होगी, बची हुई तो संख्या सही होगी। अच्छा चेक कर लेने आगे मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं है। तो अब अगली विषम संख्या क्या है? 3, फिर अगली क्या होगी? 5, फिर अगली क्या होगी? 7। इन 3 पर मैं और चेक करके क्लियर कर ले रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं है। तो अब मैं n बराबर ले रहा हूं 3, तो 3 की घात 2 - 1, 9 में से 1 गया 8, 8 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, तो ये सत्य है 3 पर भी। अब मैं निकाल रहा हूं 5 पर, तो 5 की घात 2 - 1 24 बचेगा। चलो मैं करके दिखा रहा हूं। 5 की घात 2 कितना होता है? 25, माइनस से 1 जाएगा तो बचेगा 8 से 24, 1 3 जा 24, डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये देखो 5 पर भी आया। अब मैं एक और चेक करके दिखा दे रहा हूं कि हाँ हो सकता है 5 तक तुक्का लग गया हो, तो 7 पर भी चेक कर ले रहा हूं। तो 49 - 1 48 और 48, 8 6 जा 48, 8 6 48, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सभी ऑड नंबर से या विषम संख्याओं से डिविजिबल
डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या हो गई। पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 8। सबसे पहले देखो एक परिभाषा आपको बता रहे हैं, बताया जाता है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, कौन बताएगा? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, तो ये 2 संख्याएं तो उस परिभाषा से कैंसिल हो जा रही है, 2 से छोटी संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और किसी संख्या से ना कटे, केवल 2 संख्या से कटती है ना। और प्राकृतिक संख्या ही होती है सारी अभाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे छोटी लगे नेगेटिव की संख्या वो नहीं देखी जाती है, ना 0 देखा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? 2। तो इनमें अभाज्य संख्या कौन सी हुई? केवल 2 हुई, क्योंकि 8 तो जो है वो क्या है? भाज्य है। ये 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। 1 को लिया नहीं जाएगा क्योंकि परिभाषा के अनुसार सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी, तो सही विकल्प क्या होगा? 2। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल और बनता है, समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? केवल एक ही सम संख्या है जो अभाज्य होती है, 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, कि सभी सम संख्याएं कितने से कटती हैं? 2 से। और अभाज्य का नियम होता है वो किसी से कटे ना। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जा रहा है, ये कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि अभाज्य संख्या सम, तो एकमात्र है वो कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 है। अच्छा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये घुमा देते हैं कई बार, हम लोग 2 याद करके गए, नहीं विषम पूछ रहा है तो वो 3 होती है, 2 नहीं होती है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो होती है वो 3 होती है। तो इसका विकल्प हमारा सी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो मुझे निकालना है। तो 2 से पहले भाग देंगे, 2 7 14, 0 ऐसे डाल लो, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 की घात 2 आएगी, 5 अकेला 7 अकेला। तो ये देखो विकल्प में मिलाएंगे, ए वाले में 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, ये गलत है। बी वाले में 2 गुणा 7 गुणा 5, ये भी गलत है। सी वाले में 2 की घात 2 5 गुणा 7, तो ये सही आ रहा है। डी वाला भी मेरा गलत है। अच्छा देखो, इसकी ये तो ट्रिक हो गई मेरी लॉन्ग। एक ट्रिक और बन रही है, अगर मैं 140 का मल्टीप्लाई करूं सीधे, तब मैं कर सकता हूं। देखो, इसकी भी 2 ट्रिक्स बन रही है। पहली ट्रिक जो मैं बता रहा हूं, अगर करना चाहूं 14 और 0 को 10, 14 दशामलव 140, 14 10 जा 140, 2 टुकड़े कर सकता हूं। और 14 क्या लग सकता हूं मैं? 2 × 7, और इसे लिख सकता हूं 2 × 5, 2 गुणा 5 2 गुणा 7 है। नहीं, ऐसे मैं गुणनखंड कर सकता हूं अगर ऐसा ना करना चाहूं। अच्छा, इससे भी शॉर्ट ट्रिक एक और होती है, बहुत इजी है, याद कर लो। ये जो ट्रिक लगती है मेरी, वो लगती है ये, 0 है तो 0 को मैं केवल सीधे बदल दूंगा 2 और 5 में। जितने 0 होंगे उतनी बार 2 और 5 का पेयर बना दो। और 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7, यानी 2 × 7 × 2 × 5। अच्छा, ये तो छोटी संख्या थी, मैं एक संख्या बड़ी ले रहा हूं, 8 1 2 3 4। इसका अगर मैं इस ट्रिक से करना चाहूं तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, बहुत इजी ट्रिक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मेरा क्या आ रहा है? 0। अच्छा, ये 8 के पहले कर ले रहे हैं 2 × 2 × 2, ये हो गया 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। अच्छा, ये कितने पेयर बन रहे हैं? 4, तो 4 टाइम आएगा मेरा 2, 1 2 3 4, और 4 टाइम आएगा 5। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। अगर 0 आ रहे हैं तो 0 को सीधे, जितने 0 आ रहे हैं उतने 2 और 5 काउंट करके पीछे लिख दो, और पहले वाली संख्या का फैक्टर कर लो। पहले जो भी संख्या, जैसे मेरा बन 6 0 0 0, ये दिया है,
तो 16 का क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 टाइम 2 की पावर 4, यही तो होगा 16। अब ये 3 टाइम 0 तो 3 बार 2 1 2 और 3 और 3 बार 5, ये हो जाएगा मेरा। तो इस ट्रिक से फैक्टर कर सकते हो, इजी ट्रिक है मेरी फैक्टर करने की कम टाइम में बिना गलती के। ठीक है, तो अब मेरा अगला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो देखो 144 का मैं प्राइम फैक्टर पहले निकाल रहा हूं 144। फैक्टर कैसा निकालना है प्राइम। तो देखो इसकी ट्रिक में लगा रहा हूं 12 मल्टीप्लाई 12, 12 गुणा 12 144 होता है। ठीक है, मैं वैसे भी निकाल सकता हूं, ये भी एक ट्रिक है। देखो मैं ऐसे में निकालूंगा 144 2 से 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 18, ठीक है 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब देखो इस ट्रिक से अगर मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 12, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। देखो 2 की घातें कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। 3 की घातें कितनी हो जाएगी 1 और 2। यहां से भी देख लो 2 की घात आई है 4, 3 की घात आई है 2। अच्छा सम ऑफ पावर्स, इनका सम पूछा गया, तो घातों का योग 4 और 2। देखो घातों का योग निकालना है मुझे, और कुछ नहीं निकालना। 6 विकल्प कौन सा सही है? देखो पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6, तो 6 सही आया। अगला क्वेश्चन है 11th, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? पहला विकल्प दिया है मेरा 14 और 35, दूसरा विकल्प दिया है 18 और 25, तीसरा विकल्प दिया है 31 और 93, चौथा विकल्प दिया है 32 और 62। अच्छा मैंने एक चीज देखी आप लोगों की, जब एग्जाम लिया जाता है हाफरली या मिड टर्म में, तो बच्चे क्या करते हैं, रट कर जाते हैं कि 18-25 इसका सही आंसर है। वहां 18-25 क्वेश्चन में होता ही नहीं है। अब बच्चे फिर ढूंढते हैं 18-25 गया कहाँ। भाई हमें क्या करना है, ये रटना नहीं है कि इसका सही विकल्प क्या है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें निकालना कैसे है, क्या होता है मेरा सहअभाज्य। तो देखो पहले तो डेफिनेशन, सहअभाज्य वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। पहली डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, which numbers whose HCF is 1 is co-prime factors। ठीक है, अच्छा दूसरा रूल क्या होता है, वह संख्याएं जो किसी एक संख्या से दोनों ना कट रही है। ठीक है, यानी वह जितनी भी संख्याएं दी गई है वो और किसी एक संख्या से ना कटे तो सहअभाज्य है। अलग अलग कट जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सेम नंबर से नहीं कटनी चाहिए। भाई अलग अलग कटे तो उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कटनी कैसी नहीं चाहिए, सेम डिजिट से, किसी भी एक अंक से नहीं कटनी चाहिए। जैसे ये है मेरी 14 और 35, अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो ये 7 से दोनों कट रही है। देखो 14 जो होता है 2 × 7 होता है, और 35 जो होता है वो होता है 5 × 7। तो देखो 7 से मेरा 14 भी कट रहा है, 7 से 35 भी कट रहा है। ठीक है, तो ये संख्याएं अगर हम निकालेंगे तो HCF इसका 7 आ जाएगा। HCF क्या आएगा इसका 7। अच्छा नेक्स्ट मैं देख रहा हूं 18, तो 18 2 × 3 × 3। अच्छा 25 5 × 5, ये देखो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, ये 5 से कटेगी। तो 2 से मेरी ये वाली नहीं कट रही है, 3 से मेरी ये नहीं कट रही, और 5 से मेरी ये नहीं कट रही है। यानी ये दो डिजिट तो है, ये दो संख्याएं जो है 18 और 25, ये किसी एक संख्या से नहीं कटती है, तो इनका HCF यानी मासा क्या निकलेगा 1। तो दोनों परिभाषाओं के अकॉर्डिंग सही आंसर यही आया। अब विकल्प में 18-25 नहीं दिया तो कुछ और दिया होगा जो किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, उसे ढूंढना है। अच्छा अगला सवाल दिया, देखो ये पॉइंट 31 और 93, ये दोनों के दोनों 31 से कट रहे हैं, कि 31 का गुणनखंड होता है 31 गुणा 1 और 93 का गुणनखंड होता है 31 गुणा 3। तो इसका मासा या HCF 31 आएगा, एक नहीं आएगा।
अच्छा इसका निकालेंगे तो देखो कोई भी सम संख्या, तो इसे तो देखना ही नहीं होता है, दो सम संख्या सदैव दो से कटती है, तो उन्हें चेक ही नहीं करना, ये भी दो से कटेगी, ये भी दो से कटेगी। कोई भी दो सम संख्याएं अगर दी है तो कभी भी सहभाज्य नहीं आ सकती है। सहभाज्य जाने के लिए कम से कम एक विषम होना जरूरी है, दोनों विषम हो, कम से कम एक विषम होना जरूरी है, दोनों सम तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये चेक करना होता है, मुझे एचसीएफ निकालना है, जिसका बना जाए वही आंसर सही है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार अगला सवाल जो दिया है उसमें विकल्प दिए हैं 18 और 25, 5 और 15, 7 और 21, 31 और 93। देखो यहाँ भी मुझे एक पैर दिखाई दे गया 18, 25 जो पिछले सवाल में था, तो ये पहले ही मैं सिद्ध कर चुका हूँ क्या है, सहभाज्य है, तो नीचे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर सही होगा, सारे तो कभी सही होंगे ही नहीं। अच्छा दूसरी चीज मैं चेक करना चाहूं तो चेक भी कर सकता हूँ, 5 से ये दोनों कट रहे हैं, 7 से ये दोनों कट रहे हैं, 31 से ये दोनों कट रहे हैं, तो ये दोनों कभी भी सहभाज्य नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो है वो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ये नीचे 4 विकल्प दिए हैं। देखो a बराबर है मासा ab का गुणा b, दूसरा दिया है a गुणा b लासा ab का, तीसरा दिया है b बराबर मासा ab का और लासा ab का, अगला विकल्प दिया a गुणा b मासा ab का गुणा में है लासा ab का। अच्छा आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो ये फार्मूला देखो किसमें लगता दिख रहा है, ये चौथे वाले विकल्प में आ रहा है कि a गुणा b, a क्या है पहली संख्या है, b क्या है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल आ गया, मासा गुणा लासा पहली संख्या और दूसरी संख्या के, लिखा है एचसीएफ ब्रैकेट में लिखा है एवी, इसका मतलब क्या हुआ ab का मासा। अच्छा ए बी ब्रैकेट में बाहर दिया है एलसीएम, तो इसका अर्थ क्या हुआ ए बी का एलसीएम। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला फिट हो रहा है मेरा किस पर, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा, तो यही मेरा सही आएगा विकल्प डी। ठीक है, और मेरा दिया है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। देखो सवाल कहना क्या चाह रहा है कि इसका एचसीएफ अगर निकाले तो उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, 65 p - 117 किसे लिख सकते हैं, एचसीएफ को, किसके और किसके, 65 और 117। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो इसका एचसीएफ हम दो विधियों से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि हुई और दूसरा यूक्लिड। ठीक है, जो तुम्हें इजी लगे, क्योंकि सवाल में ये कहा ही नहीं मुझे किस विधि से निकालना है, क्वेश्चन हमसे ये नहीं कह रहा है कि मुझे इस विधि का यूज करते हुए एचसीएफ निकालना है, तो अब हम लोग फ्री हैं, किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ यूक्लिड, तो देखो यूक्लिड क्या होती है, बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है कि भाग सदैव छोटी से बड़ी को दिया जाता है, भाग किससे दे रहे हैं 65। अच्छा यूक्लिड होती क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होता है इस कंडीशन का होता है। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, आर जो होगा सदैव 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और जिस संख्या यानी बी से भाग दिया जा रहा है, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है उससे क्या होगा छोटा। ठीक है, शेष कभी भी उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा नहीं आएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, और मेरा सवाल सही है। ठीक है, तो इसी का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर 65 से मैं भाग दे रहा हूं, और 65 का अगर मैं टेबल पढ़ूंगा तो अब ये आप लोग खुद देना, तो एक बार ही आएगा कि दो बार 130 हो जाता है, 65 2 जा 130 जो कि इससे ज्यादा होता है, तो एक बार आया यानी 65। अब मैं देखूंगा बचेगा कितना, तो देखो 7 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, यहां बचा है मेरा 11 से 6 जाएगा 5 आएगा। अब देखो अगला रूल क्या होता है, ये क्रॉस में चलता हूं मैं, 65 अब यहां आएगा मेरा, और ये वाला जो होता है ये कहां जाएगा यहां पर। अब मैं 52 से भाग दूंगा 65 को, 52 का देखो एक बार ही पढ़ सकते, 50 दूनी 100 यानी 52 का तो 104 और ज्यादा आ रहा है, तो हम केवल एक बार पढ़ेंगे, और शेष कितना बचेगा, 5 से 2 जाएगा 3, और 6 से 5 जाएगा 1। अब देखो फिर वही रूल, ये क्रॉस में आएगा 52,
ये पेपरों में मत लगा कर आना आप लोग, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और सॉल्व करना तो ऐसा मत करना कि भाई ये लगा दो, ठीक है। और ये इधर आएगा, यहाँ 13 यहाँ आएगा, 13 4 जा 13 चौको 52 यानी 0। और ये मुझे जब तक ये ऐसा करना होता है जब तक यहाँ पर रिमाइंडर शून्य ना मिल जाए। रिमाइंडर 0 मिलेगा तो जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया गया, देखो अंतिम बार भाग किससे दिया मैंने 13 से, तो मेरा सही विकल्प कितना आएगा 13। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 13। तो मेरा जो इसका एचसीएफ आया है वो आया है 13। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ जो है वो इतना है। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। एचसीएफ 13 आया मेरे निकालने से, और किताब के अकॉर्डिंग एचसीएफ ये है, तो दोनों एक ही चीज होंगी, इक्वल होंगी। सॉल्व करेंगे तो देखो 65p, देखो मैं p का मान निकालना तो ये यहां रखेंगे इसका टर्म, और बाकी सारा कहां ले जाएंगे उधर। तो ये 117 किस में है माइनस में, तो इधर जाकर किस में हो जाएगा प्लस में। ऐड करेंगे तो देखो 730 1 कैरी आएगा 1, और ये हो जाएगा 1 1 2 और कैरी का 1 3 130। ये P 130 और ये 65 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर डिवाइड में आएगा। इससे जब डिवाइड हम करेंगे तो यहां पर आएगा मेरा 2। तो P की वैल्यू आई है 2। तो सही विकल्प मेरा कौन सा है, A वाला 4, B वाला 2, C वाला 1 और D वाला जो है 3। तो सही विकल्प है 2। ठीक है।